जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी कल संज्ञा चैप्टर को शुरू किया था। संज्ञा की हमने परिभाषा देखा, संज्ञा के भेद या प्रकार देखा। संज्ञा के भेद या प्रकार में संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। और जब मुख्य रूप से पूछा जाए कि मुख्य रूप से संज्ञा के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, जिनमें हमने 5 संज्ञा में से 2 संज्ञाओं को कल पढ़ लिया था। तो आज हम कल हमने क्या पढ़ा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आज हम पढ़ने वाले हैं भाववाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। और इस प्रकार से आज हमारा संज्ञा का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी शुरू से अंत तक बने रहेंगे और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी क्लास को कर देंगे, ताकि और लोगों तक पहुंच सके और लोगों को आप धीरे धीरे करके अधिक से अधिक जोड़ते रहिए। तो हम अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसका गुण, दोष, धर्म, भाव, स्वभाव आदि इन सब के बारे में प्रदर्शित हो या प्रदर्शित करता हो, जिससे हमें उनके गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, भाव इन सब का पता चले, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। अब हम सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। अब हम इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं कि जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आचरण, स्वभाव, भाव, धर्म आदि का बोध हो, वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होता है कि वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। अब हम इसको जो भाववाचक यानी गुण, धर्म, दोष इन सब के स्वभाव जैसे शब्द होते हैं, उनको जैसे में या उदाहरण के स्वरूप हम लिख लेंगे, ताकि हमें जब आसानी से शब्द देकर पूछा जाए तब भी हम उन 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कर सकें। और अगर हमें किसी वाक्य में भी दे दिया जाए, वाक्य के अंतर्गत उस शब्द के नीचे अंडरलाइन करके यानी लाइन खींच कर दे दिया जाएगा और पूछेगा यह शब्द में यानी इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भी हम बता ले जाएंगे आसानी से। तब हम अब लिखते हैं, जैसे
जैसे दया शब्द होता है, यह कोई वस्तु नहीं होती है, ना ही कोई व्यक्ति होती है कि यह इसे हम पकड़ सकें या हमें दिखाई दे। दया एक स्वभाव है, एक भाव को प्रदर्शित करता है, तो यह हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार शब्द हो जाएगा, जैसे सच्चाई हो गया, क्रोध शब्द हुआ, सच्चाई हुआ, क्रोध हुआ, यह सब भी हमें दिखाई नहीं देती है, हम इसे महसूस कर सकते हैं। ना ही ये कोई वस्तु है कि हम इस वस्तु को देख सके, पकड़ सके। तो यहाँ क्या है, यह सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हम इसे महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्रोध में है या कोई व्यक्ति सच्चाई पर चल रहा है, यानी सच्चाई बोल रहा है, इस प्रकार से। तो अगला है जैसे दरिद्रता शब्द हो गया और ईमानदारी हो गया, गरीबी शब्द हो गया कि कोई व्यक्ति गरीबी है, अमीरी है। इसी प्रकार शब्द है प्रसन्नता, प्रसन्नता शब्द हुआ और जवानी शब्द हुआ। क्या? जवानी हुआ। इन सभी शब्दों को महसूस किया जाता है कि जवानी, वैसे व्यक्ति व्यक्ति होता है, उसका जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसका स्वरूप बदलता जाता है, लेकिन व्यक्ति तो वही होता है। वह किस चरम पर जा रहा है, किस तरह से वह दिखाई देता है कि यह व्यक्ति जवान है या बुढ़ापा है, तो यह एक भाव को ही प्रदर्शित कर रहा होता है। प्रसन्नता यानी कोई खुश है तो वो उसका भाव है कि उसका भाव दिख रहा है कि वह व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। इस प्रकार इन सभी शब्दों को हम देखेंगे। जैसे बचपन शब्द हो गया और आगे हम लिखते हैं आदि, यानी इस प्रकार से और भी शब्द हो सकते हैं। बस हमें क्या है कि हमें पहचानना है कि यह वस्तु है, व्यक्ति है, यानी किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बतलाया जाएगा। क्या? उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाएगा कि यह ऐसी है, तो वहां पर उसके गुण, धर्म, दोष, स्वभाव, भाव, इन सबको प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इन सभी को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा हो जाता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? कि समूहवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। चौथा है समूह वाचक संज्ञा। आप सभी पढ़ तो रहे हैं और जो पढ़ाया जा रहा है इस कंटेंट पर विश्वास बनाने के लिए आप सभी कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, या फिर जहां से भी आपको लगता हो वहां प्रैक्टिस हो रही हो, चलाया जा रहा हो, तो वहां से आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप सभी को ये पता चल सके कि कंटेंट भी आपको अच्छा दिया जा रहा है, क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं यहाँ से। यानी संज्ञा से जब क्वेश्चन बने तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएं। वैसे जब कोई पेपर आएगा या कुछ भी, तो बीच में हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ 20-20, 25-25 क्वेश्चन कराए जाए, ताकि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन सही होते हैं। तो इसके बाद अब हमें पढ़ना है समूहवाचक संज्ञा। क्या पढ़ना है? समूहवाचक संज्ञा।
तो वह शब्द यानी जो शब्द होगा वह किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के समूह के बारे में, उस व्यक्ति या वस्तु के समूह के बारे में जब बतलाएगा या बोध कराएगा, तब वहां पर हमें क्या होगा, तब वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगा या समूहवाचक संज्ञा होती है। तो अब हम इसकी परिभाषा को सर्वप्रथम लिखते हैं, उसके बाद वो समूहवाचक शब्द कौन से होते हैं उसको हम जैसे के अंतर्गत, उदाहरण के अंतर्गत हम समझ लेंगे। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है कि जिस संज्ञा यानी जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से लिख सकते हैं, या जिस संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु या व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति के, वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध, समूह का बोध हो, वहां पर क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होती है। वहां पर समूहवाचक संज्ञा होती है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समूह के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हमें ऐसे शब्द मिलेंगे कि वहां से यानी उस शब्द से हमें प्रतीत होगा कि इसमें कई सारे लोग होते हैं, झुंड में होते हैं, या कई सारे वस्तुएं होती हैं, यानी उस समूह को प्रदर्शित करेगा। तब हमारा क्या होगा कि वह समूहवाचक संज्ञा होगा। तो अब हम चलते हैं उदाहरण की तरफ, या फिर जैसे में उन शब्दों को कुछ लिख लेते हैं ताकि आप समझ सकें। जब किसी ऑप्शन में पूछा जाएगा देकर, या किसी वाक्य में भी दे दिया जाएगा और उस शब्द के नीचे लाइनिंग करके पूछा जाएगा कि यह शब्द किस संज्ञा का है, तो उन संज्ञाओं को पहचानना होगा, क्योंकि हम संज्ञा को पढ़ रहे हैं, संज्ञा 5 है। तो इन पांचों संज्ञा में से जो भी पूछा जाएगा उसी प्रकार से हम उस सही आंसर का विकल्प चुन लेंगे। तो क्या है, जैसे सेना शब्द है, क्या, जैसे सेना शब्द है, यह अपने आप में प्रकट करता है कि सेना यानी कई सारे लोगों का एक समूह होता है। तो जो सेना शब्द है, चाहे वो हमें वाक्य के अंतर्गत देकर उस सेना शब्द के नीचे अंडरलाइन करके पूछे कि यह सेना शब्द कौन सी संज्ञा है, और विकल्प आपको दे दिए जाएंगे समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, तो आपको पहचानना होगा कि यह सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा का शब्द होता है। जैसे सेना शब्द हो गया और गुच्छा शब्द हो गया, क्या हुआ, गुच्छा शब्द हुआ। गुच्छा शब्द से भी आप जानते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा हुआ या चाबी का गुच्छा हुआ, उस गुच्छे में एक अंगूर या एक चाबी तो होती नहीं है, उसमें कई सारे अंगूर या कई सारे चाबियां होती हैं। तो वह क्या होता है कि एक समूह होता है, तो वह समूह को प्रदर्शित करता है, इसलिए क्या है, समूहवाचक संज्ञा होती है। फिर शब्द लिखते हैं, जैसे विरोध, क्या, विरोध शब्द हो गया। जैसे विरोध शब्द हुआ, तो विरोध शब्द अपने आप में एक समूह को प्रदर्शित करता है। जैसे हम किसी चीज का विरोध करते हैं, जैसे इस समय क्या हो रहा है, बीटीसी डीएलएड वर्सेस क्या, बीएड का विरोध बीएड वाले कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि
बीएड वालों को प्राइमरी से हटा दिया गया। तो इसमें क्या है, जब लोग विरोध करने जाते हैं, प्रदर्शन करने जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक समूह को प्रदर्शित करता है। और विरोध के बाद जो अगला शब्द हुआ झुंड हो गया, झुंड हुआ, या फिर और दूसरा शब्द और देखते हैं कि सभा हुआ। जैसे झुंड होता है, कहते हैं ना झुंड में चले जाओ, यानी झुंड एक समूह होता है। सभा बुलाई गई, सभा में क्या होता है कि कई सारे व्यक्ति होते हैं, तो वहां पे क्या हुआ, सभा भी एक समूह को प्रदर्शित करता है। अगर वर्ग लिखें और फिर परिवार लिखें, जैसे बोलते ना इस वर्ग के लोग या इस वर्ग की प्रजाति, तो वहां पर क्या होता है, वर्ग या प्रजाति क्या होता है, वह समूह को प्रदर्शित करता है। उसके बाद शब्द है परिवार। परिवार शब्द हुआ, तो यानी एक परिवार में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। परिवार है तो उसका एक परिवार है, माता पिता भाई बहन, तो उसमें क्या होता है कि एक परिवार में कई सारे व्यक्ति होते हैं, समूह में होते हैं, तो वह जो परिवार शब्द है यह क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो परिवार शब्द हो गया, और फिर अगला शब्द लिखते हैं, जैसे बाजार शब्द हुआ। क्या, बाजार हुआ, कक्षा हुआ, मेला हुआ। जैसे बाजार, कक्षा और मेला। जैसे बाजार हुआ, बाजार में कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति नहीं होते, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं उस बाजार में। तो उस बाजार को जब पूरा देखा जाए तो बाजार में जो व्यक्ति होते हैं वह समूह में इकट्ठे होते हैं, तो वह बाजार शब्द होता है। और कक्षा देखें तो कक्षा में क्या होता है कि बहुत सारे लड़के बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कक्षा या मेला। कक्षा में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर पढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्या है, मेला शब्द है। जब मेला कहीं होता है तो आप सभी जानते हैं मेला एक बहुत सारे लोगों का समूह होता है। तो जब मेले में समूह होता है तो वह क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद जैसे शब्द हुआ क्या, पुस्तकालय। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। तो जब पुस्तकालय होता है वह क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए उसका पुस्तकालय नहीं होता है। वहां पर भी आप जब जाते हैं पुस्तकालय में या लाइब्रेरी में, तो वहां देखते हैं कई सारे बच्चे उस पुस्तकालय के अंतर्गत यानी अंदर बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ भी करते हैं, यानी पढ़ाई से संबंधित ही होता है। तो क्या होता है, वहां समूह को प्रदर्शित करता है। तो ये हमने 4 संज्ञाओं को पढ़ लिया है। अब हम आज का लास्ट होगा हमारा क्या, अब बचा हुआ है संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बचा हुआ है, द्रव्यवाचक संज्ञा बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं, ताकि हमारा आज संज्ञा चैप्टर जो है वह पूर्ण रूप से क्या हो, समाप्त हो जाए। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे कल, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे। पांचवा है द्रव्य वाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या है, जिस संज्ञा शब्द से क्या, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के बारे में नाप तौल हो। क्या, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं की नाप तौल हो, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे
हम पहले परिभाषा देखेंगे, ठीक उसी के बाद हम जैसे में समझ लेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो क्या है, जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु का क्या किसी वस्तु का नाप तौल करते हैं या नाप तौल का बोध हो, नाप तौल करते हैं नाप तौल का बोध हो, लिख देते हैं नाप तौल का बोध हो, नाप तौल का बोध हो, वहां पर क्या होता है, द्रव्य वाचक संज्ञा होता है। वहां पर क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा वहां पर, जिस संज्ञा शब्द से, यानी कोई शब्द होगा जिस शब्द से हमें नाप तौल का, किसी वस्तु के बारे में नाप तौल का बोध हो, तो वह वस्तु क्या होती है, वह वस्तु द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ शब्दों के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है आप सभी को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे शब्द क्या है, घी, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, हाँ, घी हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया और चांदी हो गया। जैसे अब इन शब्दों को थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जैसे घी हुआ, घी हमें नाप कर या तौल कर दिया जाता है। घी एक वस्तु है जिसे हम जब मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं या किसी के माध्यम से खरीदने जाते हैं, तो वह हमें नाप या तौल के माध्यम से देता है। इसलिए हमारा घी शब्द क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरा शब्द है तेल। जब हम तेल को भी लेने जाते हैं तो वह व्यक्ति क्या होता है, वह व्यक्ति तेल को तौल के देता है, वजन के हिसाब से देता है, यानी नाप या तौल के हिसाब से देता है। तो तेल शब्द हमारा द्रव्यवाचक हो गया। फिर क्या है, सोना चांदी। जब हम सोना चांदी खरीदने जाते हैं तो हमें वह तौल कर ही देता है। क्या होता है, तौल कर ही देता है। बस हम और वस्तुएं खरीदते हैं तो किलो में खरीदते हैं, वजन पे, या फिर लीटर के माध्यम से हमें नाप कर दिया जाता है। और जब सोना चांदी खरीदते हैं तो वहां क्या होता है, तोला के माध्यम से, यानी नाप तौल कर ही दिया जाएगा। तो वहां पर क्या होगा कि वह शब्द द्रव्यवाचक शब्द के अंतर्गत, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं वो शब्द। इन शब्दों को आपको 4 विकल्पों में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा द्रव्यवाचक है या फिर नहीं है के माध्यम से 2 तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। अब आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को अपने हाथ से जाने नहीं देना, यानी इस जो कंटेंट दे रहा हूं, यानी पढ़ाने की पूरी तरीके से कोशिश करता हूं कि आप ये चीजें सीख ले, ताकि क्वेश्चन जब आए तो कहीं बच कर ना जाए आपसे, आप उस क्वेश्चन को हल करके ही आए। तो सोना चांदी हो गया, तेल घी हो गया, जैसे और हो गया, जैसे चावल खरीदने जाए तो हमें चावल भी क्या होगा, तौल कर देगा, नाप कर देगा। इसलिए चावल शब्द भी हमारा क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चावल हो गया, गेहूं हो गया, यानी जो भी शब्द हों आपको समझ में आ जाए कि यह बिना नाप तौल के हमें नहीं दिया जाएगा या हम नहीं खरीद सकते, वह सभी क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इसके आगे आदि लिख लेते हैं ताकि बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। अब आप सभी शब्दों को
मैं कितना लिखाऊंगा, आप आराम से समझ लेना कि कौन सी वस्तुएं हमें खरीदी जा सकती हैं, कौन सी नाप तौल के माध्यम से मिलेंगी। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और इसे जल्द से जल्द आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी चाहेंगे तो यह बहुत जल्द ही संख्या बहुत अधिक हो सकती है। क्योंकि आप सभी अपने दोस्तों को या अपने रिलेशन में किसी को शेयर कीजिए और जुड़ने के लिए कहिए, और अगर वो लोग भी, उनसे भी बोल दीजिए कि ये आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। तो आप सभी के ऊपर है कि आप सभी कितना सहयोग अधिक से अधिक करते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। संज्ञा चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ेंगे। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।